असाइनमेंट वापस सबमिट करें, ठीक है। मैंने करेक्शंस भी बता दिए आई थिंक, है ना। चलिए, तो नाउ वी कम्स टू द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। तो इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जिसे हमने देखा था टेंसाइल टेस्टिंग में, कि हम क्या कर रहे थे कि जो भी मेरा कोई सैंपल था, उस सैंपल को मैंने क्या किया, दो जॉस के बीच में फिक्स किया, दो जॉस के बीच में फिक्स करने के बाद उसको मैंने एक्सपांड किया, खींचा, ठीक है। और खींचने के बाद फिर हम उसका यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, व्हाटएवर जो भी हम कैलकुलेट कर रहे थे वो डिस्ट्रक्टिव तरीके से कर रहे थे। मतलब हम सैंपल को क्या कर रहे थे, अल्टीमेटली ब्रेक करके देख रहे थे या खींच के देख रहे थे, भैया उसमें कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। देन वी गो थ्रू दी कंक्लूजन कि भाई हाँ, हमको ये समझ में आया, हमने ये सीखा, या इसका इतना अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, इसका इतना फ्रैक्चर स्ट्रेंथ होगा, इतना इलास्टिक लिमिट होगा, इतना यील्ड स्ट्रेंथ होगा। वो हर पर्टिकुलर मटेरियल के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। इन दैट केस ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, तो हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में जो भी मेरा सैंपल है, वो सैंपल मेरा एज इट इज होगा, ठीक है। मतलब मैं उसको डिस्टर्ब ही नहीं कर रहा हूँ, मतलब उसको मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, उसको तोड़ नहीं रहा हूँ, क्लियर है। या तो जैसे हार्डनेस टेस्टिंग मशीन की भी मैं बात करूं, तो हार्डनेस टेस्टिंग मशीन में भी आपने क्या किया था, हार्डनेस टेस्टिंग में कि जो भी आपका सैंपल था, लेट्स से कि आपका कोई एक सैंपल है, इस सैंपल को आपने क्या किया था, ऊपर से पेनिट्रेट किया था, तो मतलब अल्टीमेटली आपने कुछ इंडेंट तो किया ना इस पर, ठीक है। तो इंडेंटेशन की वजह से क्या होगा कि जो भी उसका सैंपल है, वो सैंपल आप ऐसा बोल सकते हो कि क्या होगा कि आप उसका जो भी सरफेस, उस सरफेस पर आपने एक स्क्रैच क्रिएट कर दिया, ठीक है, इंडेंट क्रिएट कर दिया। तो दैट्स व्हाई आप ये सीधा सीधा बोल सकते हो कि जो भी उसका डिस्ट्रक्टिव तरीका था, उस डिस्ट्रक्टिव तरीके को हम बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव तरीके से, मतलब हमने उसको ब्रेक नहीं किया, ना ही कोई उस पर इंडेंट किया, ठीक है, इंडेंट भी हम उसको नहीं कर रहे हैं। तो दैट टाइप ऑफ टेक्निक इज कॉल्ड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ठीक है। अच्छा, इसी को हम नॉन इन्वेजिव टेक्निक भी बोलते हैं, कुछ कुछ बुक्स में इसको नॉन इनवेसिव टेक्निक्स भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने इसका आपको पीपीटी दे दिया है, जो भी इसका पीडीएफ था, वो पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है, तो आप उसको रेफर करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। पर मैं उससे भी थोड़ा सा और अलग लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि और हम इसको और डिटेल में पढ़ पाए, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में, लेट्स से कि आपका कोई एक सैंपल लिया, लेट्स से मैंने एक क्यूबिकल बॉक्स लिया, ठीक है। इस क्यूबिकल बॉक्स की मैं बात करूं यदि, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि इसमें कहीं पर भी एक फ्लॉ है, ठीक है। फ्लॉ का मतलब ऐसा समझ लो कि होल है, या कुछ इसमें पेनिट्रेट, या कुछ बच गया इसमें, जैसे कि एक एयर का ब्लो बच गया, ठीक है, या एयर होल बच गया, ठीक है। या कास्टिंग जब आपने किया, तो कास्टिंग के टाइम इसमें कुछ ना कुछ ऐसा, ये जो प्रॉपर कास्टिंग होना थी, प्रॉपर कास्टिंग नहीं हुई, ठीक है। तो बहुत तरह के डिफेक्ट होते हैं। आप वेल्डिंग के भी, जब वेल्डिंग के जॉइंट्स बनाते हैं, तो उन वेल्डिंग के जॉइंट्स में भी बहुत सारे गेस होल्स, ड्रॉप्स, ड्रॉज, डर्ट या बकल या स्कार, या आप कोल्ड शर्ट या मिश्रण, आपने कास्टिंग पढ़ा होगा तो उसमें कास्टिंग के डिफेक्ट्स पड़े होंगे, तो उसमें कोल्ड शर्ट या मिश्रण जो होता है वो क्या होता है, कास्टिंग के डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से स्वेल होता है, रन आउट होता है, हॉट टीयर्स होता है। तो ये सारे जो डिफेक्ट होते हैं, उन सारे डिफेक्ट्स को हम जो भी डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, उस डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की हेल्प से फाइंड आउट करना हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मतलब हम उसको डायरेक्टली फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई वी गो फॉर द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि क्वांटिटेटिवली भी मेजर कर रहे हैं और क्वालिटेटिवली भी मेजर कर रहे हैं। मतलब क्वांटिटेटिवली मेजर करने का मतलब क्या है कि आप लेट्स से कि यहाँ पर कोई आपका एक होल था, या कोई पोरस, मतलब पूरा कास्ट किया आपने कंपोनेंट, कंपोनेंट कास्ट करने के बाद आपने बोल दिया कि यहाँ पर कोई क्या है, इसमें पोर बच गया, ठीक है। मतलब इसके अंदर एक होल, या आप ऐसा बोलो एयर का कोई बबल यहाँ की इसके बीच में क्या है, इंसर्टेड है, ठीक है। तो यदि आप इसको सैंपल को डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से यदि करोगे तो इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप उसके अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। या आप उसको नेकेड आई से आप उसके सरफेस को देख सकते हो, ठीक है। चाहे कितना भी आप अच्छा माइक्रोस्कोप यूज कर लो, तो उसकी सरफेस को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, पर उसके अंदर जो ब्लो होल्स हैं उनको ऑब्जर्व करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है,
क्लियर है? दैट्स वाई अब यदि मैं क्या करूं, आपने जैसे एग्जांपल सुना, समझाने की कोशिश करता हूं मैं, तो जैसे हम हमारी बॉडी का एक्सरे कराते हैं, ठीक है? तो एक्सरे में क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि कोई एक ह्यूमन बॉडी है, किसी का हैंड फ्रैक्चर हो गया, तो हैंड फ्रैक्चर हो गया मतलब आप उस हैंड का क्या करते हो, इमेज इधर कहीं स्क्रीन पर आपको मिलता है, वो स्क्रीन पर आप उसका इमेज देखते हो। तो लेट से कि आपका हाथ था और ये हाथ यहाँ से कहीं इसका जो भी बोन्स था वो बोन्स यहाँ से क्या हो जाएगा, लेट से फ्रैक्चर हो जाए। तो ये जो फ्रैक्चर है ये आपको यहाँ पर कैसे दिखाई देता है, ये तो क्लियरली लगता है कि हाँ ये इस तरह का है, ठीक है? लेकिन ये जो फ्रैक्चर है ये आपको कैसा, एक ब्लैक कलर का यहाँ पे स्पॉट दिखाई देता है, ठीक है? या फिर उसके बीच में कोई स्पेस ही नहीं दिखता है, मतलब वो जो भी उसकी कंटिन्यूटी है वो कंटिन्यूटी आपको ब्रेक हुई हुई दिखती है, ठीक है? तो एक्सरे इज ऑल्सो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ठीक है ना? क्योंकि आपको क्या कर रहा है, वो आपको ब्रेक थोड़ी कर रहा है, आपको केवल आपकी बॉडी को एक्सरेज ने क्या किया, पेनिट्रेट किया, और पेनिट्रेट करने के बाद उसका इमेज जो भी स्क्रीन थी उस स्क्रीन पर बना दिया। तो दैट टाइप ऑफ टेक्निक इज कॉल्ड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ठीक है? मतलब और ये बहुत बहुत वाइड यूज होता है, ठीक है? मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से भी ज्यादा ये इसका यूज किया जाता है। अच्छा कैसे? क्योंकि जैसे मान लो कि आपने कोई टरबाइन की ब्लेड बनाई या टरबाइन बनाना चाहते हैं या बॉयलर बनाना चाहते हैं, ठीक है? आप उसका डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको उसको ब्रेक थोड़ी करना है, क्योंकि वो सैंपल यदि कंपोनेंट की मैं बात करूं तो उसका लैक्स या करोड़ में कोई प्राइस होगा, ठीक है? तो उस लैक्स या करोड़ के सैंपल को आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है? उस पर कोई भी डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन या डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग परफॉर्म करना नहीं चाहिए या कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है? इन दैट केस हम क्या करते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का यूज करते हैं, ठीक है? और इसका जो एरिया है, मतलब आप सभी जगह इसका यूज कर सकते हो, जैसे कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में भी आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद मेडिकल इम्प्लांट्स या मेडिकल फील्ड में भी इसका यूज कर सकते हो, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में भी इसका यूज कर सकते हो, बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स इसी में एक्सपर्ट होते हैं। और जो भी ब्रिजेस होते हैं, तो जो ब्रिजेस का कंटिन्यूस यदि मॉनिटरिंग करना है तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के लिए भी हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का यूज करते हैं। यदि किसी ने आप यदि इंदौर से हैं और आपने जस इंजीनियरिंग का नाम सुना हो, ठीक है? तो जस इंजीनियरिंग एक्चुअल में जो टरबाइंस बनाता है वो, और टरबाइंस में आप बोल सकते हो कि उसका जो सैंपल है वो लार्ज साइज का नहीं है, ठीक है? मीडियम या स्मॉल साइज की सैंपलिंग टरबाइंस बनाता है वो, ठीक है? लेकिन जस्ट इंजीनियरिंग में बहुत बहुत वाइड यूज होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का, ठीक है? तो यदि आपको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में एक्सपर्टाइजेशन है तो ये सीधा आपका रिक्रूटमेंट इसमें हो सकता है, ठीक है? मतलब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? और बाकी सारी कंपनीज में तो होता ही है, ऑटोमोबाइल में होता है, फॉरेंसिक्स में होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होता है, सिविल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इन सारे इंडस्ट्रीज में हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का यूज करते हैं, ठीक है? अच्छा, इसका यूज करने में हमको बेनिफिट क्या है? क्योंकि यदि हमने कोई भी सैंपल यदि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से टेस्ट कर लिया, जैसे कि मान लो आपको कोई एक शीट है, इस शीट से आपको बॉयलर बनाना है, ठीक है? इस पूरी शीट को आपने क्या कर दिया, लेट्स से कि यहाँ पर कोई ब्लो होल बन गया, ठीक है? अब यदि ये कोई ब्लो होल है तो ये ब्लो होल आगे चलकर क्या हो सकता है, मे बी यदि इसका टेम्परेचर की मैं बात करूं तो टेम्परेचर क्या है, कुछ थाउजेंड्स में हो सकता है, ठीक है? तो वो यदि सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर की हम बात करें तो, ठीक है? तो वो यदि थाउजेंड्स में है या हंड्रेड्स में है, या तो उस केस में क्या होगा कि ये जो भी मटेरियल का बना हो वो क्या होगा, अल्टीमेटली कुछ ना कुछ अमाउंट में क्या होगा, एक्सपांड होगा। तो ये ब्लो होल एक छोटा सा होल भी हो सकता है, इधर इन द केस ऑफ यदि कुछ का ब्लो होल भी है उसमें, तो वो क्या करेगा कि कुछ टाइम के बाद वो उसका ब्रेक होने का जो रीजन हो सकता है या फटने का जो रीजन हो सकता है, ये ब्लो होल भी हो सकता है, ठीक है? तो ऐसे जब भी क्रिटिकल कंपोनेंट हम डिजाइन करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमको उसका टेस्टिंग मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से करते हैं, और क्योंकि उसमें एक ब्लो होल की भी जगह नहीं होती है, ठीक है? जैसे कि आप ये भी बोल सकते हो कि यदि कुछ ब्रिजेस हैं, उन ब्रिजेस को भी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना है, जैसे कि
कोई रेलवे ट्रैक है, जैसे अंग्रेजों के जमाने का कोई रेलवे ट्रैक डला हुआ है, उसको यदि आप कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करना है तो उस केस में भी आप उसका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का यूज करते हो। ठीक है, तो बहुत सारा वाइड एरिया है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का। ठीक है, और यदि किसी ने कहीं पर भी आप इंडस्ट्री में जाओगे तो ये आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा एडवांटेज क्या होगा इसका, क्योंकि आपने अभी कुछ एडवांटेज तो मैंने बताई है कि इसमें कॉस्ट का सेविंग हो जाएगा। कॉस्ट सेविंग कैसे हो जाएगा, क्योंकि आपने जो भी कंपोनेंट लिया उस कंपोनेंट को कहीं से कहीं तक कुछ भी ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि आपने कहीं से कहीं तक कोई कंपोनेंट ब्रेक नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने जो भी कंपोनेंट का जो कॉस्ट था उसको सेव कर लिया। क्योंकि ब्रेक करके यदि आप किसी सैंपल को देखते तो ऑब्वियस है उस सैंपल का प्राइस भी आपकी कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता। ठीक है, टाइम कंज्यूम ऑब्वियस है कम होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, लेट्स से कि आप कोई अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह का कोई एक अल्ट्रासोनिक प्रोब होता है, उस प्रोब को आपने कंटिन्यूसली पूरी सरफेस पर क्या कर दिया, मूव कर दिया केवल। ठीक है, नथिंग एल्स, केवल आपने सैंपल को इधर इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से मूव कर दिया, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा यहाँ पर कोई फ्लॉ है या नहीं है। ठीक है, तो आप सीधा सीधा केवल एक आपने क्या ले लिया, एक प्रोब लिया। प्रोब का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो जैसे आप कुछ टेस्ट कर रहे हो, उस टेस्ट करने का एक किट है, उस किट में जो एंड पे यूज कर रहे हो उस प्रोब को आप सेंसर भी बोल सकते हो। ठीक है, उस सेंसर की हेल्प से आपने एक सैंपल लिया, सैंपल के ऊपर आप आगे की तरफ इस तरह से मूव करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने मूव किया, तो आपने इस तरह से इसको मूव किया कि आप इसका पूरा एरिया या पूरा वॉल्यूम को क्या कर रहे हो, कवर कर रहे हो। ठीक है, तो बहुत सारी जगह आप इसका यूज कर सकते हो। पोर्टेबल होता है, जैसे मान लो कोई रेलवेज के ट्रैक में कहीं ब्रेकेज आ गया, ठीक है, या रेलवेज के ट्रैक को पूरे के पूरे को आपको इंस्पेक्शन करना है, तब भी आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, और सरफेस डिफेक्ट्स के लिए भी यूज कर सकते हो, और बल्क के लिए भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड्स कौन कौन सी होती है, और मैं केवल अभी यहाँ पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिर मैं आपको पीपीटी से बात करेंगे हम उसके जो भी हमारा पीडीएफ अवेलेबल है उस पीडीएफ से उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं केवल यहाँ पर कुछ आपको पूरी के पूरी सारी जो भी मेथड्स हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले कुछ लेक्चर्स में, तो उन सारे मेथड्स का केवल यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा पहले समझ लो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की यदि मैं बात करूं तो आप ये बोल सकते हो कि देयर आर मेनली टू कैटेगरीज ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो एक होता है सरफेस नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, और एक होता है बल्क या वॉल्यूम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ठीक है, तो सरफेस डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का मतलब क्या होगा, केवल उसकी वो सरफेस को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, मतलब सरफेस के ऊपर जो भी फ्लॉ है या कोई भी उसमें डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, तो उसको ऑब्जर्व करेगा कि भाई इसमें कहीं पर कुछ सरफेस में कोई होल तो नहीं रह गया, या इसमें कोई सरफेस के ऊपर कोई ऐसा स्क्रैच मार्क या तो नहीं है जिसकी वजह से, यदि लेट्स से कोई शाफ्ट है, ठीक है, उस शाफ्ट पर यदि कोई एक स्क्रैच भी है तो भी वो मतलब उसके फटिग में उसका रोल प्ले कर सकता है, मतलब उसके फेलियर में वो उसका रोल प्ले कर सकता है। भाई हाँ, इस पर्टिकुलर स्क्रैच की वजह से या एक कोई पर्टिकुलर इंडेंटेशन की वजह से वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, अच्छा कौन कौन सी टेक्निक जो है वो सरफेस डिफेक्ट्स होती, सरफेस नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है, तो सबसे पहले तो जो डिफेक्ट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है दैट इज विजुअल एंड ऑप्टिकल टेस्टिंग। ठीक है, तो कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो वो टेक्निक्स क्या कहलाती है, विजुअल एंड ऑप्टिकल टेक्निक। ठीक है, तो जैसे हम कुछ लोग जैसे आपने देखा होगा कि कुछ जो मैकेनिक्स होते हैं वो गाड़ी की कंडीशन को देख के ही मतलब या तो बता देते हैं, या गाड़ी को कुछ चलाया उनने उससे उनको आइडिया आ जाता है। ठीक है, उसको देख के ही उनको कंपोनेंट को देख के समझ में आ गया कि ये इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि उनने क्या किया, केवल जो भी सर्विस था, मतलब जो भी आपकी बाइक थी या जो भी फोर व्हीलर या टू व्हीलर था, उसको केवल ऑब्जर्व किया और उससे ही उनको पता चल गया कि हाँ ये इस तरह का इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो वो कैसे आता है, वो तो ऑब्वियस एक्सपीरियंस से आया है, क्योंकि इतने सालों तक उन्होंने उसी फील्ड में काम किया है, तो उससे उनको धीरे धीरे वो उस चीज को ऑब्जर्व करते गए और समझते गए। तो वो या विजुअल
टेस्टिंग भी होता है, और ऑप्टिकल टेस्टिंग में हम कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं और उन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम उसका टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज पेनिट्रेंट टेस्टिंग। तो पेनिट्रेंट, डिफरेंट डिफरेंट पेनिट्रेंट्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब ये टेक्निक्स जो है बहुत टाइम से यूज हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि ये टेक्निक्स आप बिल्कुल एकदम एडवांस है और अभी ही आप इसका यूज करते हो। आई थिंक इट इज अराउंड 40-50 इयर्स से इनका यूज किया जा रहा है, ठीक है। और पेनिट्रेंट टेस्टिंग का तो रेलवेज में आज भी यूज किया जा रहा है, ठीक है। मतलब जब से रेलवे स्टार्ट हुई है तब से तो होता ही होता है, अभी भी इसका यूज पेनिट्रेंट टेस्टिंग का यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम यदि बल्ब की बात करें तो इसमें आप बोल सकते हो, जैसे आप इसमें देखोगे तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई अभी जो हमने देखा कि एक्सरे में क्या किया, कोई था उस ऑब्जेक्ट को रखा और इधर से एक्सरेज आपने क्या किया, पास किया, ठीक है। मतलब ये ऑब्जेक्ट पर एक्सरेज पास किया तो इधर की तरफ उसके पीछे की तरफ स्क्रीन लगा होता है, उस स्क्रीन पर उसका क्या बन गया, इमेज बन गया, क्लियर है। तो इस तरह का जो टेक्निक यूज किया जाता है, इट इज यूज फॉर दी बल्क नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। मतलब आप पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। मतलब सरफेस केवल उसके क्या है, आउटसाइड जो भी सरफेस में कोई फ्लॉ है या कोई भी डिफेक्ट है तो उसको वो क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। लेकिन बल्क में क्या कर सकते हैं आप, पूरा का पूरा वॉल्यूम, या आप बोल सकते हो कि इनसाइड जो भी डिफेक्ट या फ्लॉ है उनको भी क्या कर सकते हो आप, ऑब्जर्व कर सकते हो या उनको फाइंड आउट कर सकते हो कितने अमाउंट का फ्लॉ है या कितने अमाउंट का उसमें डिफेक्ट आ गया है, क्लियर है। इसी तरह से आप एडी करंट टेस्टिंग का भी यूज इसी में कर सकते हो, या इसी को आप, तो इसमें इसको बोलते हैं लिक्विड पेनिट्रेशन इंस्पेक्शन, ठीक है ना, एलपीआई। और इधर होता है मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन, ठीक है ना, तो एमपीआई भी बोलते हैं इसको, इन शॉर्ट एलपीआई, एमपीआई, ठीक है। इसी तरह से आपका अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग भी होता है, ठीक है ना। तो अल्ट्रासोनिक का नाम आई थिंक सुना होगा, ठीक है, आप लोगों ने, कि अल्ट्रासोनिक करते हैं अपन, जैसे कि जब अपना मतलब किसी के घर में आपने देखा भी होगा, ठीक है, कि किसी के घर में बेबी होने वाला होता है यदि, तो उसका अल्ट्रासोनिक कराने के लिए अपन लेके जाते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, वो कैसे होता है, क्या होता है, उस पर अपन बात नहीं करते। इसी तरह से हम बात करते हैं रेडियोग्राफी टेस्टिंग की, ठीक है। तो रेडियोग्राफी भी आपने देखा होगा, हार्ट वार्ट के केस में यूज किया जाता है। इसी तरह से आपने, और जो भी अपना है अकॉस्टिक एमिशन टेस्टिंग, ठीक है। तो अकॉस्टिक एमिशन टेस्टिंग, अकॉस्टिक का मतलब साउंड से है, ठीक है। तो ये भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, अकॉस्टिक एमिशन टेस्टिंग। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं, और इनकी हेल्प से हम बहुत सारा, मतलब जो भी उसमें फ्लॉज हैं या डिफेक्ट आ गए हैं, उन सारे डिफेक्ट्स को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम समझते हैं कि भैया विजुअल एंड ऑप्टिकल टेस्टिंग क्या होता है। तो विजुअल एंड ऑप्टिकल टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा इंस्पेक्टर है या जो भी हमारा टेस्टिंग करने वाला पर्सन की बात को हम इंस्पेक्टर बोल रहे हैं, तो या तो वो कोई मैग्नीफाइंग ग्लास ले ले, जैसे कि लेट्स से कि ये कोई मेरा सैंपल है, ये सैंपल के सरफेस को मुझे ऑब्जर्व करना है कि भैया इसमें कहीं पर कुछ डिफेक्ट तो नहीं आ गया है, ठीक है। लेट्स से कि कोई मेरा शाफ्ट है, ठीक है। अब मैं या तो इसको विजुअल नेकेड आई से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं इसको कोई मैग्नीफाइंग ग्लास ले लूं, उस मैग्नीफाइंग ग्लास से इस पूरी सरफेस को क्या कर लूं, ऑब्जर्व कर लूं, ठीक है। और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट का यदि मैं बात करूं तो आप इस इंस्ट्रूमेंट में बोरोस्कोप होता है, ठीक है, या मैग्नीफाइंग ग्लास जैसे मैंने बोला। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज भी आप कर सकते हैं। तो विजुअल में तो आप सीधा अपनी नेकेड आई से देखेंगे, लेकिन ऑप्टिकल टेस्टिंग में आप कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम पेनिट्रेंट टेस्टिंग की यदि बात करें कि भाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग में क्या करते हैं आप, तो पेनिट्रेंट टेस्टिंग में आप ऐसा बोल लो कि आपका कोई टेस्ट स्पेसिमेन है, इस टेस्ट स्पेसिमेन को आपने किसी लिक्विड या फ्लोरोसेंट से, लिक्विड का मतलब आप ऐसा बोल लो कि आपने इंक यूज कर लिया, ठीक है। उस इंक को इसके ऊपर या क्या कर दिया, या डाई ऐसा समझ लो, तो डाई को इसके ऊपर क्या कर दिया, फ्लोरोसेंट डाई इसके ऊपर पूरा कोट कर दिया, और कोट करने के बाद जो भी उसका एक्सेस पेनिट्रेंट है उसको निकाल दिया, और एक्सेस पेनिट्रेंट निकालने के बाद इस पर क्या कर दिया, डेवलपर अप्लाई किया,
ठीक है, मैंने कुछ चीजें बताई, वो फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम केवल इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ठीक है, एक एक करके सारी मेथड्स को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो कुछ मेथड्स को अभी मैं केवल ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसलिए मैंने बताया कि हम क्या करते हैं, जो भी मेरा स्पेसिमेन है, इस स्पेसिमेन पर हम क्या डाई, फ्लोरोसेंट डाई बोलना चाहिए, फ्लोरोसेंट डाई या लिक्विड पेनिट्रेंट इस पर अप्लाई करते हैं इसकी सरफेस के ऊपर। फिर इस सरफेस जो भी इसका एक्सेसिव डाई या पेनिट्रेंट है इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद इस पर डेवलपर अप्लाई करते हैं। डेवलपर अप्लाई करने के बाद वो जो डेवलपर है वो क्लियरली मतलब अलग ही कलर का उस पर दिखाई देता है। तो जो भी इस पे फ्लॉ है या जो भी इसमें कुछ इसकी सरफेस पर कोई स्क्रैच मार्क्स है या जो भी अपने को इस पर दिखना देखना है वो हमको ऑब्जर्व हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से हम मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग की भी बात करें तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग में ऑब्वियस है, तो ये मैग्नेटिक के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। जैसे लेट्स से कि ये मेरा कोई एक सैंपल है, इस सैंपल में यहाँ पर कोई एक स्क्रैच आ गया। ठीक है, मतलब इस तरह का कोई एक ब्लो होल बन गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने इन दोनों के बीच में, इस सैंपल के बीच में यहाँ पर इधर की तरफ एक कोई मेरा पोल हो गया लेट्स से n, और इधर कोई मेरा पोल हो गया s। ठीक है, तो ये अब ऐसा नहीं है कि पोल्स अलग अलग कर दिए सर आपने, ऐसा नहीं बोलेंगे आप। मैं इसको बाय दी इलेक्ट्रिक जॉ होता है, उस इलेक्ट्रिक जॉ की हेल्प से इधर मेरा बन जाता है n और इधर s। ठीक है, तो इसको हम मैग्नेटाइज कर देते हैं। ठीक है, मैग्नेटाइज करने के बाद इनके ऊपर हम कुछ आयरन की फॉइल्स को इसके ऊपर स्कैटर्ड कर देते हैं। इस पूरे सैंपल के ऊपर आयरन की फॉइल्स को स्कैटर्ड कर देते हैं, और जैसे ही हम ये NS अप्लाई करते हैं, मतलब ये मैग्नेटाइजेशन इसका करते हैं, तो वैसे ही ये जो, क्योंकि यहाँ पर देखो कायदे से जो मैग्नेटिक लाइंस है ये कायदे से कैसे जाना चाहिए थी, स्ट्रेट जाना चाहिए थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आने के बाद वो स्ट्रेट ना जाके क्या होगा, इस तरह से ऐसी जाएगी। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस है यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर जब कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो इन दैट केस यहाँ पर जो भी आपने जो फॉइल्स आयरन की जो फॉइल्स इसके ऊपर स्कैटर्ड की थी, वो आयरन फॉइल्स यहाँ पर जाकर क्या हो जाती है, एक जगह इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, तो मतलब अपने को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि इस पर्टिकुलर प्लेस पर कोई ना कोई क्या है, फ्लॉ है। ठीक है, तो ये भी सरफेस के लिए ही होता है वैसे तो। ठीक है, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन, लेकिन आप इसमें इनसाइड भी मतलब ऑब्जर्व कर सकते हो। तो आप इसको सॉरी, तो एमपीआई को भी आप सरफेस डिफेक्ट में ही मतलब सरफेस सॉरी आउटसाइड एमपीआई को भी आप सरफेस एंटिटी में ही रख सकते हो। इसी तरह से एडी करंट टेस्टिंग है, तो वहां पर हम एडी करंट्स का यूज करते हैं। जैसे एडी करंट्स का आपको पता होगा एडी करंट्स क्या होता है, किस वजह से आता है। ठीक है, तो उस पर नहीं जा रहा हूं मैं, केवल बस ये समझ लीजिए कि जो भी मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ वो उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल पर बेस्ड है। जैसे कि मैं एडी करंट की बात करूं तो इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड इन अ कंडक्टिव मटेरियल बाय इंड्यूसिंग एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब उसके अंदर ही वो जनरेट हो जाता है, तो उसी को हम एडी करंट्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एडी करंट बिकॉज दे फ्लो इन द सर्कल्स। मतलब आपने ये समझा होगा कि लेट से कि यहाँ पर कोई हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर भी इस तरह के कुछ सर्कल्स के फॉर्म में ये खुद में ही जनरेट हो जाता है, तो उसको हम एडी करंट्स बोलते हैं। अभी मैं जब उस पर आऊंगा तो और उसको हम डिटेल में समझेंगे। इसी तरह से रेडियोग्राफी टेस्टिंग भी है, तो रेडियोग्राफी टेस्टिंग का मतलब वही है अपना एक्सरे। ठीक है ना, रेडियोग्राफी में ही हम एक्सरे टेक्निक्स को भी बोल सकते हैं, और भी यदि कोई दूसरे रेस को यदि हम यूज कर रहे हैं तो उसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे गामा रेज भी हो सकता है। ठीक है, तो रेडियोग्राफी में एक्सरेज भी हो सकता है, गामा रेज टेक्निक्स भी हो सकता है कि आपने एक्सरेज और गामा रेज को क्या कर दिया, एक तरफ से कोई सैंपल लिया, इस सैंपल पर एक तरफ से आपने क्या कर दिया, लाइट या एक्सरेज को पेनिट्रेट किया, और दूसरी तरफ उसका क्या कर लिया, इमेज ले लिया। तो वो टेस्टिंग क्या कहलाएगी, आपकी रेडियोग्राफिक टेस्टिंग। इसी तरह से अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की बात करें तो अल्ट्रासोनिक का मतलब पता है कि जो भी आपकी फ्रिक्वेंसी है साउंड की वो क्या होती है, जो कि आपकी साउंड की फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा होती है। ठीक है, द ट्रांसमिशन ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स इनटू द मटेरियल टू डिटेक्ट एंड लोकेट द डिफेक्ट। ठीक है, मतलब हम जैसे मेरा एक सैंपल है, अब इसके अंदर ही कहीं पर आपने मैंने जैसे बताया कि इसके अंदर कहीं यहाँ पर कोई
ब्लो होने, ठीक है। तो जब आप इस पर अल्ट्रासोनिक वेव्स इस पर क्या करते हो, इम्पैक्ट करते हो, तो ये जाकर इस तरह से यहाँ गया और वापस रिटर्न होकर यहाँ जाता है। लेकिन जब यहाँ पर जाता है तो क्योंकि यहाँ पर ही आपका क्या बन गया, होल आ गया, तो ये इसी से क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। तो इसका डिस्टेंस की यदि मैं बात करूं और इसके डिस्टेंस की बात करूं तो ये क्या है, कम। तो इसके डिस्टेंस से कंपैरिजन में, इसके डिस्टेंस ट्रेवल के कंपैरिजन में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो आप इसका डेप्थ भी पता कर सकते हो, कितनी डेप्थ के अंदर है ये आपका फ्लॉ, और कितने साइज का है वो भी आप इससे पता कर सकते हो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की हेल्प से, ठीक है। तो ये केवल आप ऐसा बोल सकते हो कि पल्स गया और पल्स रिटर्न आया, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल पर बेस है, ठीक है। जैसे आपका लाइट होता है कि लाइट के इंसिडेंट होने और वापस से रिफ्लेक्ट होने का जो टाइम है, मतलब जितनी देर में गया और रिटर्न आया, उसी से हम यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का यूज कर रहे हैं। इसी तरह से अकॉस्टिक में भी वही होता है कि आपने क्या किया, जो भी आपका सॉलिड मटेरियल था उसको स्ट्रेस किया और उसमें आपने क्या किया, एक शॉर्ट बर्स्ट ऑफ अकॉस्टिक एनर्जी जिसको हम एमिशन बोल रहे हैं, उस अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग और अकॉस्टिक एमिशन कैन बी डिटेक्ट बाय द रिसीवर्स। मतलब आपने इधर से एक इमीटर से आपने कोई साउंड पे प्रोड्यूस किया और वापस उसी में रिसीवर में रिसीव किया। तो जो भी डिस्टेंस है, यदि लेट्स से कि मेरा कोई ये सैंपल था 10 mm का, ठीक है, तो 10 mm के डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है, तो यदि कोई बीच में फ्लॉ आ गया तो उससे क्या लगेगा, कम लगेगा। तो वो फ्लॉ का अपन यहाँ पर साइज भी बता सकते हैं और वो कितनी डेप्थ पर है वो फ्लॉ, वो भी हम यहाँ पर इसे मेजर कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये सारी टेक्निक्स हम कुछ नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं, और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। तो पर ये जो है मेजर और इम्पोर्टेंट टेक्निक्स हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है। अच्छा, चलिए, तो मैंने आज एक सेकंड बेटा,